अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉ। अब इस वीडियो में जो है हम कंटिन्यू करेंगे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को। लास्ट वीडियो में जो है हमने इंट्रोडक्शन दिया था उसकी हिस्ट्री पे ब्रीफली कि किस तरीके से यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है फॉर्म अप हुआ था। अब हम जो है उसके सैलेंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या जो है इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको लेकर जो है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ठीक है, तो बिना देर के जो हम समझना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला जो इसका एक फीचर है वो है सेपरेशन ऑफ चर्च। सेपरेशन ऑफ चर्च में क्या होता है? द सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम स्टेट इज़ द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ यूएसए गवर्नमेंट। यूएसए की गवर्नमेंट का जो कार्डिनल प्रिंसिपल है ना, यानी कि मेन प्रिंसिपल अगर है तो वो ये है कि चर्चेज़ जो है ना वो स्टेट से सेपरेट है, उनको सेपरेशन दी हुई है। तो इससे क्या होता है? द फ्रीडम टू वर्शिप अकॉर्डिंग टू द वन ऑन कंसाइंस इज़ प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो हर एक को फ्रीडम दे रहा है कि भाई वो अपने कंसाइंस अपने हिसाब से जिसकी चाहे इबादत करे, जिसको चाहे गॉड माने। ठीक है, रिलीजन के ऊपर फ्रीडम है। तो इस तरीके से सेपरेशन ऑफ चर्च है वहाँ पर, उसको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा इसका एक फीचर ये है कि अनरिटन। अब यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट है। ठीक है, बहुत ही मुख्तसर सा एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, यानी कि 7 आर्टिकल्स के ऊपर इसका डॉक्यूमेंट बना हुआ है, जबकि उन 7 आर्टिकल्स के अंदर अब तक 26 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। तो इनको मिलाकर यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। और इट हैज़ बिन एडिकेटली क्लॉथेड बाय द कन्वेंशन, कस्टम्स, जुडिशियल डिसीजंस एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स। यानी कि अब जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो अनरिटन इस तरह से कहलाता है कि जो रिटन पार्ट है वो 7 आर्टिकल्स और 26 अमेंडमेंट के ऊपर और 26 अमेंडमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है। जबकि जो अनरिटन पार्ट है ना वो ये है कि जो कन्वेंशंस हो गए, कस्टम्स हो गए, जुडिशियल डिसीजंस वगैरह हो गए, लेजिस्लेटिव मेजर्स वगैरह हो गए, इनको जो है एडअप नहीं किया गया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन ये जो है फॉलो किए जाते हैं एज अ सुप्रीम लॉ। ठीक है, तो इस तरीके से ये अनरिटन है इसका मोस्टली पार्ट। और जो ट्रेडिशन चलता आ रहा होता है, जो अनरिटन एलिमेंट है इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशन, ठीक है, ये एक वाइटल रोल प्ले करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि चेंज भी हो जाता है कंसिडरेबली इस 26 अमेंडमेंट्स पे। इस वजह से इसको अनरिटन कंसिडर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये टोटली अनरिटन है, ऐसा है पार्टली जो है रिटन है और पार्टली जो है अनरिटन है, हम इसको यूँ कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा इसका जो फीचर आता है वो आता है रिजिडिटी। रिजिडिटी यानी कि ये रिजिड है, सख्त है। ठीक है, वो किस तरीके से? इट इज़ द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया में सबसे ज़्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर किया जाता है। एंड द रीज़न इज़ डेट कि इसको अमेंड करने का जो प्रोसीजर है ना वो काफ़ी लेंदी है। ठीक है, और बहुत ही जो है हार्ड वर्किंग समझ ले, ओवरबर्डन टाइप का है। और जो हर अमेंडमेंट जो है ना उसको मूव करने के लिए 2 डिफरेंट तरीके हैं, और उनको जो है रेटिफिकेशन के लिए भी 3/4 ऑफ द स्टेट जो है वो रेटिफाई करेगी 2 डिफरेंट वेज में, तो ही जाके जो है अमेंडमेंट की जाती है उसके इन 7 आर्टिकल्स के अंदर। तो इस वजह से जो है इसका तरीक़ाकार जो है वो काफ़ी लेंदी है और काफ़ी कम्बरसम है। इस वजह से इसके कॉन्स्टिट्यूशन को मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड कंसिडर किया जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या वे है अमेंडमेंट का, ठीक है, किस तरीके से रेटिफिकेशन होती है। हम यहाँ पर जस्ट फीचर्स पढ़ रहे हैं कि भाई क्या क्या फीचर्स हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है फेडरल करेक्टर। फेडरल करेक्टर का मतलब यहाँ पर ये है कि इट वाज ओरिजिनली अ फेडरेशन ऑफ 13 स्टेट। ठीक है, बट ड्यू टू द एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट इट इज़ नाउ अ फेडरेशन ऑफ 50 स्टेट। अब शुरुआत में क्या होता है? सबसे पहले तो ये 13 स्टेट के ऊपर मुश्तमिल थी ये फेडरेशन। ठीक है, जैसा कि हमने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि अमेरिका पहले 13 कॉलोनीज़ के ऊपर बना हुआ था। आहिस्ता आहिस्ते जो है नई स्टेट्स इसके अंदर एडमिट होती गई, और आज जो है ये 50 स्टेट्स की फेडरेशन है, 50 स्टेट शामिल हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर हैज़ बीन मेड बिटवीन द सेंटर एंड फेडरेटिंग यूनिट्स। ठीक है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन है पावर्स की, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो पावर्स की डिवीजन हुई हुई है वो 2 सेंटर्स के दरमियान में और फेडरेटिंग यूनिट्स के दरमियान में हुई। इट मीन्स के फेडरेशन का हमें पता है, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगी कि फेडरल और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी होती हैं। अब यहाँ पर जो है जो पावर्स हैं वो सेंटर में, और जो उसके यूनिट्स हैं उनके दरमियान में डिवीजन हुई है। ठीक है, ऑल पावर्स नॉट डेलीगेटेड टू द सेंटर आर एक्सरसाइज बाय स्टेट। वो जितने भी पावर्स जो सेंटर को नहीं दिए गए, डेलीगेट नहीं किए गए हैं, उसको कौन एक्सरसाइज करता है? वो स्टेट, जो फेडरेटिंग स्टेट है वो उसको एक्सरसाइज करती है। ठीक है, वो एम्पावर होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस तरीके से वीक सेंटर बनाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है? सेंटर के पास
वीक पावर है, यानी कि ज़्यादा पावर नहीं है, उसके जो यूनिट्स हैं उनके पास ज़्यादा पावर है। कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा है। कॉन्स्टिट्यूशनली मैं क्यों कह रही हूँ, यानी कि थ्योरेटिकली लिखाई में, रिटन पार्ट में ऐसा है कि भाई पावर्स जो हैं वो सेंटर्स के पास कम होंगे और फेडरेटिंग यूनिट जो फेडरेशन है उसके पास ज़्यादा होंगे। लेकिन प्रैक्टिस में क्या होता है, जो फेडरल यूनिट्स है, फेडरल सेंटर है, सॉरी, the America has become very powerful due to the application of the doctrine of implied power as propounded by the Supreme Court of the USA। USA ने जो इंटरप्रिटेशंस दी है उसकी जजमेंट्स की वजह से, और जो डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड पावर की जो थ्योरी जो USA की सुप्रीम कोर्ट ने पेश करी है, उसके अकॉर्डिंगली जो फेडरल सेंटर है ना अमेरिका, वो ज़्यादा एम्पावर है। हम इसको इन शॉर्ट इस तरीके से कह सकते हैं, जो थ्योरी में लिखा हुआ है ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ और होता है। प्रैक्टिकली सेंटर के पास ज़्यादा पावर होते हैं और थ्योरी में जो है सेंटर के पास पावर कम है, उसके यूनिट्स के पास पावर ज़्यादा है। ठीक है, ये इसका फेडरल करेक्टर हो गया कि इस तरीके से डिवीजन हुई भी होती है पावर बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट्स। उसके बाद हम आ जाते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीमेसी दी गई है। यूके के टाइम पे क्या था, जब इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी अमेरिका की, तो वहाँ पर सुप्रीमेसी थी पार्लियामेंट को। ठीक है, कि पार्लियामेंट जो है अबव द लॉ थी, किंग जो है अबव द लॉ था। लेकिन यहाँ पर फिर जब इन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल करी और अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उन्होंने यहाँ पर लॉ को सुप्रीमेसी दी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, ना ही सेंटर ना ही स्टेट कोई भी ओवरराइड नहीं कर सकता। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है आर ऑब्लाइज टू ओबे दैट। ठीक है, हर किसी को वो ओबे करना है। ठीक, और any law or executive order repugnant to the constitution can be declared invalid or unconstitutional by American Supreme Court। और अगर कोई भी जो है वहाँ की पार्लियामेंट जो है या एग्जीक्यूटिव वगैरह जो है, अगर कोई ऐसा लॉ बनाते हैं या एग्जीक्यूटिव जो है अगर कोई ऐसा ऑर्डर पेश करते हैं, कोई ऐसा एक्शन लेते हैं जो कि रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से इनकन्सिस्टेंट है, हटकर है, तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका की अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर कर देती है। यानी कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रायोरिटी दी गई है कि भाई नो वन इज़ अबव द लॉ, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से अबव नहीं होगा, फिर चाहे वो स्टेट के एग्जीक्यूटिव क्यों ना हो, लेजिस्लेचर्स क्यों ना हो, सेंटर क्यों ना हो, कोई भी हो। ठीक है, कोई भी ओवरराइड नहीं करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को। यहाँ पर लॉ की सुप्रीमेसी दी हुई है जो कि ब्रिटिश में नहीं है। ठीक है ना। अब दूसरा हम इसके फीचर देखते हैं, वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स में क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, हमारा जो जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड हुआ हुआ है सेपरेशन ऑफ पावर्स पे, कि पावर्स जो है सेपरेटली हर एक ब्रांच को दिए जाएंगे। यानी कि जो तीन जो ब्रांचेस होती हैं गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर्स हो गए, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो इन तीनों को अलग अलग एम्पावर्ड किया हुआ है। ठीक है, जबकि क्या होता है कि जो 3 विंग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव, ये 3 विंग्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, ये तीनों मिलते हैं तो ही एक जो है पीसफुली एडमिनिस्टर हो पाती है स्टेट। तो यहाँ पर क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इंटायरली इन द इंटरेस्ट ऑफ गुड इन्वायरमेंट। अब ये कहा तो गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होगी, कि मतलब हर एक किसी के अलग पावर है, कोई एक दूसरे में जो है लिंक नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा एक दूसरे के पावर में, लेकिन इनको इंटायरली सेपरेट नहीं किया गया है, जस्ट बिकॉज ड्यू टू द इंटरेस्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखा गया है। एक यानी कि विंग दूसरे विंग के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखता है। वो किस तरीके से हम उसके दूसरे फीचर में समझते हैं, वो है चेक एंड बैलेंस का। अब इसमें क्या होता है कि जो पावर है एक ऑर्गन का, वो इस तरीके से उसको डिवाइस किया जाता है कि उसको इस तरीके से एक्सरसाइज करना है कि वो दूसरे के पावर्स पे जो है चेक एंड बैलेंस रखता है। यानी कि एक जो ऑर्गन है लेजिस्लेचर्स का, वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं एग्जीक्यूटिव के ऊपर कि वो अपने पावर से एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं। एग्जीक्यूटिव का चेक एंड बैलेंस होता है, जुडिशरी का होता है लेजिस्लेचर्स के ऊपर। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले देखें, जैसे कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, कैन वीटो द बिल पास्ड बाय द कांग्रेस। अब प्रेसिडेंट जो है, कांग्रेस अगर कोई बिल पास कर रही है, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव विंग्स में आता है, और कांग्रेस कौन है, वो लेजिस्लेचर्स में बिल बनाने वाले। अगर कांग्रेस कोई ऐसा बिल पास करती है तो प्रेसिडेंट उसको वीटो कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो चेक एंड बैलेंस रख रही है कि कांग्रेस किस तरीके के बिल बना रही है। और यहीं पर सेनेट जो है वो अपने पावर्स प्रेसिडेंट के साथ शेयर करती है, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट टू द वेरियस फेडरल ऑफिसेस एंड कंक्लूजन ऑफ ट्रीटीज विद फॉरेन स्टेट। अब यहाँ पर सेनेट के जो पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के साथ शेयर कर रहा है कि भाई कोई भी ऑफिसर्स की अगर अपॉइंटमेंट होनी है, फेडरल मिनिस्टर्स वगैरह की, तो उसमें प्रेसिडेंट से भी जो है कंसल्टेशन ली जाएगी। और अगर कोई फॉरेन स्टेट से रिलेटेड ट्रीटीज़ वगैरह हैं तो उनमें भी जो है कंक्लूजन वगैरह ऐड किया जाएगा प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, पावर्स शेयर हो रहे हैं
हैं सेनेट के प्रेसिडेंट के साथ। सेम वही बात एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेचर्स के साथ पावर्स की शेयरिंग हो रही है। यहीं पे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशरी है वो डिटरमाइन करती है कि कांग्रेस या जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, कि जुडिशरी किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगी, किस तरीके से बनाई जाएगी, और जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के उनकी अपॉइंटमेंट क्या होती है वो प्रेसिडेंट करता है विद द कंसेंट ऑफ द सेनेट। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करती है, डिक्लेयर कर सकती है कोई भी लॉ अगर पास हुआ है बाय कांग्रेस या कोई भी प्रेसिडेंट अगर एक्शन लेता है जो कि अल्ट्रा वेरीज है यानी कि इनकन्सिस्टेंट है विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो उसको डिक्लेयर कर सकती है कि ये लॉ जो है अल्ट्रा वेरीज है, इनवैलिड है। तो इस तरीके से ये जो 3 ऑर्गन है ना गवर्नमेंट के, इंटरलॉक्ड हैं और इंटरचेक्ड हैं, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं, डिविजन्स ऑफ पावर है, और क्या है इंटायरली जो है सेपरेट नहीं है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल अलग नहीं कर दिया कि जुडिशरी जो है जो चाहे करती रहे और लेजिस्लेचर जैसे चाहे लॉ बनाते रहें, ठीक है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है, प्रेसिडेंट जो चाहे करता रहे, ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरे के साथ मिल के जो है ये लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, द सुप्रीम कोर्ट एंड लोअर फेडरल कोर्ट पजेसेस पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट्स, यानी कि जो भी लेजिस्लेचर्स ने इनेक्टमेंट्स की हैं, लॉ वगैरह बनाए हैं, उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू का पावर है फेडरल कोर्ट्स के पास, फेडरल कोर्ट्स के पास, सुप्रीम कोर्ट्स के पास, यानी कि वो रिव्यू दे सकती हैं अपना कि भाई ये लॉ कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो इस तरीके से जुडिशरी जो है एज ए गार्जियन या कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट करती है और द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है, कि सिटीजन्स के जो है राइट्स उनकी वायलेशन ना हो। तो इस वजह से जुडिशरी क्या कर रही है, गार्जियन का काम कर रही है, कस्टोडियन का काम कर रही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड कर रही है और फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन्स के उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जुडिशरी, ठीक है, बाय द जुडिशियल रिव्यू। अब इंटरप्रिटेशंस जो है सुप्रीम कोर्ट की उनको अडेप्ट किया जाता है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ पर क्या, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि भाई यहाँ पर जो अनरिटन पार्ट में जो जजमेंट्स हैं वो भी इंक्लूडेड होती हैं, कन्वेंशंस हैं, जुडिशियल डिसीजंस। तो ये वही बात आ गई कि अब अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी, कि इस वक्त सोसाइटी की क्या नीड है उसके हिसाब से जुडिशियल जो डिसीजंस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं उनको अडेप्ट किया जाता है एज द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। और इसको क्या होता है कि जुडिशरी जो है नल एंड वॉइड भी जो है करार दे सकती है किसी भी लेजिस्लेशन को या किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन को अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से इनकन्सिस्टेंट है। वही बात जो गार्जियन और कस्टोडियन एक्ट करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, फंडामेंटल राइट्स को, और उसी की इंटरप्रिटेशंस जो है एज अ चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी उसको अडेप्ट कर लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा हमारा एक और फीचर आता है, वो आता है रिपब्लिकनिज्म, ठीक है। रिपब्लिकनिज्म यानी कि रिपब्लिक है हमारा जो यूएस है, यूएस इज़ अ रिपब्लिक, यानी कि ये रिपब्लिक स्टेट है विद प्रेसिडेंट एज एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। रिपब्लिक क्या होता है कि जहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ यूएसए जो है रिपब्लिक है, क्यों, क्योंकि वहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यूएसए में। यूएसए हैव प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ठीक है। जितने भी एग्जीक्यूटिव के पावर्स हैं ना, जो कैबिनेट के पावर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है कांग्रेस को, ठीक। तो इस तरीके से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि अगर पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है तो वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आंसरेबल होते हैं कांग्रेस को, ठीक है, लेजिस्लेचर्स को। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कांग्रेस को, लेजिस्लेचर्स को, ठीक है। ना ही कांग्रेस जो है रिमूव कर सकती है प्रेसिडेंट को जब तक उसका जो फिक्स टर्म है, जो फिक्स टेन्योर है उसका वो पूरा नहीं हो जाता, जो कि 4 साल है। और यहीं पर जो है प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो और यहीं पर ये भी चीज़ क्लियर की गई है कि प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस को डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो मेंबर्स हैं कैबिनेट के, ठीक है, वो जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं वो नहीं होते हैं, ना ही वो आंसरेबल टू कांग्रेस होते हैं। वही वाली बात कि एग्जीक्यूटिव जो हैं वो आंसरेबल नहीं है कांग्रेस को। और जो एग्जीक्यूटिव है, जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, फैमिली ऑफ प्रेसिडेंट कहा जाता है या किचन कैबिनेट ऑफ प्रेसिडेंट कहा जाता है, ठीक है, एक तरीके से। दूसरी बात आ जाती है अब इसका ड्यूल सिटीजनशिप। ड्यूल सिटीजनशिप के अंदर क्या है, अमेरिका जो है इस अमेरिकन जो है वो सिटीजन ऑफ यूएसए कहलाते हैं एज वेल एज स्टेट वेयर ही डोमिसाइल, यानी कि वो क्योंकि अब अमेरिका जो स्टेट
स्टेट्स मुख्तलिफ हैं वो मिलकर एक बनी हुई है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 50 स्टेट्स मिलकर बनी हुई हैं। तो जो स्टेट्स किसी और स्टेट से अगर वो जहाँ का डोमिसाइल्ड है तो उसकी नेशनैलिटी वहाँ की भी होगी। लाइक वर्जीनिया अगर हम एग्जाम्पल लें तो वर्जीनिया का डोमिसाइल्ड अगर कोई पर्सन है तो उसके पास वो सिटीज़नशिप भी है कि ये जो है वर्जीनिया का सिटीज़न है, और उसके अमेरिकन होने की भी जो है सिटीज़नशिप उसके पास मौजूद है कि ये अमेरिका का भी रहायशी है और ये वर्जीनिया का भी रहायशी है। तो इस तरीके से अमेरिका में ड्यूल सिटीज़नशिप होती है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट्स से मिलकर बना है ना, तो इस वजह से जिस स्टेट का वो डोमिसाइल्ड है तो वहाँ का भी उसके पास सिटीज़नशिप है और अमेरिका की भी सिटीज़नशिप है। वो अमेरिकन भी कहलाएगा, वो वर्जीनियन भी कहलाएगा, ठीक है। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है इस तरह से पीपल्स को ड्यूल सिटीज़नशिप प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसका एक और फीचर जो आता है वो है पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी पे क्या होता है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो बेस्ड करता है पॉपुलर सॉवरेनिटी। इट मीन्स कि यहाँ पर जो सुप्रीमेसी जो दी गई है, सुप्रीमेसी जो अल्टीमेट दी गई है वो दी गई है लोगों को। इसी तरीके से अगर हम अमेंड उसमें देखें ना प्रेम्बल में यूएस के, तो वो शुरू होता है वी द पीपल, ठीक है। जबकि दूसरे अगर हम पाकिस्तान का देखें तो वहाँ पर सुप्रीमेसी किसको दी गई है, सॉवरेनिटी किसको दी गई है, वो दी गई अल्लाह पाक को कि वो सॉवरेन है, ठीक। उसके बाद आ जाता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी कि 2 हाउसेज है। अब इसमें क्या होता है, लोअर हाउस जो है इसका वो उसको हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और जबकि जो अपर हाउस है उसको हम सेनेट कहते हैं। 2 हाउसेस के ऊपर कंप्राइजेज है, इस वजह से बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं हम, ठीक है। जो अपर चैम्बर है यूएसए का वो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, क्योंकि इसके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर से इक्विप्ड है ये, ठीक है, वो होते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लास्ट इसका अमेंडमेंट, ठीक। अमेंडमेंट में क्या होता है कि एक फीचर की जो प्रोसेस है अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन का इज़ वेरी लो, क्योंकि जैसा कि हमें रिजिडिटी में पढ़ चुके हैं कि बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस होता है। तो इस वजह से अब तक जो है सिर्फ 26 अमेंडमेंट हुई हैं यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में। जब से वो बना है तब से लेके अब तक 26 अमेंडमेंट हुई हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये थे इसके सैलिएंट फीचर्स, ठीक है। हमने इसमें जो है इसकी सेपरेशन ऑफ चर्च के बारे में पढ़ा कि चर्चेज़ को अलग सेपरेट किया हुआ है, अनरिटन होता है, ठीक है। 7 आर्टिकल्स होते हैं, 26 अमेंडमेंट है। इसके अलावा जितने भी जुडिशियल डिसीजंस वगैरह हैं, कन्वेंशन हो गए, कस्टम हो गए, उसके ऊपर इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्क करता है। रिजिड है होता है कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का, क्योंकि इसका अमेंडमेंट जो ईजिली नहीं की जाती। 3/4 जो है रेटिफिकेशन चाहिए होती है स्टेट्स की, तो ही जाके अमेंडमेंट होती है। फेडरल करेक्टर है, यानी कि फेडरल और सेंटर और यूनिट्स के दरमियान पावर की डिवीज़न हुई हुई है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इट मींस कि यहाँ पर जो है जो सेंटर है या फिर स्टेट्स हैं उनको जो है सुप्रीमेसी नहीं दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीमेसी प्रोवाइड की गई है कि कोई भी लॉ या कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन अगर इनकन्सिस्टेंट विद कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उसको डिक्लेयर जो है इनवैलिड कर दिया जाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर्स है कि भाई पावर सेपरेट किए गए हैं हर एक ब्रांच पे, यानी कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर्स, इनके अलग अलग पावर्स हैं। चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है एक दूसरे के ऊपर। ये तीनों विंग्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन के एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि कोई भी जो है अल्ट्रावायरीज ना करें। जुडिशियल रिव्यू का पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, और ये एज आ गार्जियन और कस्टोडियन एक्ट करती है। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन सिटीजन्स ऑफ अमेरिका की, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास इसका एक और फीचर्स क्या था, रिपब्लिकनिज्म, यानी कि यूएसए जो एक रिपब्लिक स्टेट है। यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। इट मीन्स कि जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो सारे प्रेसिडेंट के पास हैं। प्रेसिडेंट कांग्रेस को आंसरेबल नहीं होता है, ठीक है, ना ही उसके मेंबर्स आंसरेबल हैं। ड्यूल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स कि जिस स्टेट का पर्सन डोमिसाइल्ड है वहाँ की भी उसके पास सिटीजनशिप है और अमेरिका की भी सिटीजनशिप है, ठीक है, यानी कि यूएसए की भी। उसके बाद पॉपुलर सॉवरेनिटी, इट मीन्स के यहाँ पे जो सॉवरेन करार दिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में वो लोगों को करार दिया गया है कि सॉवरेन कौन है, लोग हैं, ठीक है। उसके बाद बाइकैमरल लेजिस्लेचर आ जाता है कि 2 हाउसेस के ऊपर मुश्तमिल है। अपर हाउस है जिसको हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, लोअर हाउस है जिसको हम सेनेट कहते हैं। अपर हाउस जो है या अपर चैम्बर जो है यूएसए का वो ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वहाँ पर लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एक्शंस और जुडिशियल पावर्स वगैरह भी चलता है, ठीक है। अमेंडमेंट जो है काफ़ी स्लो होती है, अब तक से जो 26 अमेंडमेंट हो चुकी है। तो ये थे साइलेंट फीचर्स ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।